हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको टॉप पोस्ट बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल के थ्रू कौन कौन सी हैं। ठीक है, टॉपर्स कौन सी पोस्ट को चूज करते हैं, ओवरऑल कितनी कितनी पोस्ट हैं हमारे पास, सैलरी वाइज कौन सी पोस्ट बेटर है और आपके लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी। ठीक, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल सेशन होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। अभी डिफिकल्ट टाइम चल रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस सेशन के बाद आप मोटिवेटेड हो गए और अपने एफर्ट्स को दुगना और तिगना भी कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देख लेना, आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी। और कई बार होता है ना कि हम फॉर्म तो भर देते हैं दोस्त के कहने पे कि एसएससी सीजीएल का चलो फॉर्म निकला हुआ है, इसे भर देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें कौन सी पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, कौन सी बेस्ट पोस्ट रहेंगी। राइट, तो वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और जो भी सैलरी स्लिप्स हैं, अभी लेटेस्ट में क्या सैलरी मिल रही है किस पर्टिकुलर पोस्ट पे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। और अभी जुलाई से सैलरी इंक्रीज होने वाली है, लगभग 10% से सभी पोस्ट पे सैलरी इंक्रीज होने वाली है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कैसे होगा। ठीक है, एक रूटीन प्रोसीजर है, उसके तहत ही होगा। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो इट विल बी अ इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। जब भी टाइम मिले जरूर पूरी वीडियो देखना। ठीक है, so this is something about me. My name is Shubham Jain. I have cleared SSC CGL examination twice and selected as CGST inspector through SSC CGL, which is one of the best jobs through SSC. uh, uh, अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अकेडमी से करना चाहते हैं तो आप आरबीटन रेफरल कोड यूज करें, जिससे कि सभी प्लान्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। राइट, अब एसएससी सीजीएल की बात करते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम होता है, इसमें रिक्रूटमेंट होती है बहुत सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए। तो ये सारे ग्रुप बी की पोस्ट दे रखी हैं। ठीक है, इसमें आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अगर आप सेक्शन ऑफिसर लगना चाहते हो तो भी इसी के थ्रू होगा आपका। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्शन ऑफिसर लगना चाहते हो तो भी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगना चाहते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएफएचक्यू में लगना चाहते हो, और अदर डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट लगना चाहते हो तो इसके थ्रू रिक्रूटमेंट होगी आपकी ग्रुप बी पोस्ट पे। बाकी इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर। ठीक है, और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ईडी के बारे में आप सुनते हो कि ईडी की रेड पड़ गई, वो चीज़। सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हो सीबीआई के अंदर, तो सीबीआई के थ्रू भी, सीबीआई में भी रिक्रूटमेंट होती है एसएससी सीजीएल के थ्रू। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, डाकघर में आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो उसकी रिक्रूटमेंट भी यहीं से है। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। ठीक है, ये भी आपका इधर से ही जाता है। और बाकी इंस्पेक्टर्स की बहुत सारी पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर्स की, वो सारी मैक्सिमम जितने भी डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, सभी में एसएससी सीजीएल के थ्रू ग्रुप बी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है एसएससी सीजीएल के थ्रू, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी आपकी। और इसमें ग्रुप सी की भी पोस्ट होती हैं, जैसे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट हो गई, ऑडिटर की पोस्ट हो गई, ऑडिटर इन सीएजी सीजीडीए। ठीक है, अकाउंटेंट की पोस्ट हो गई आपके पास, अपर डिविजनल क्लर्क्स की पोस्ट हो गई, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट हो गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो जाती है यहाँ पे, और आपके अपर अपर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। सब इंस्पेक्टर यहाँ पे देखो, एक होता है हमारे पास एनआईएन। ठीक है, एनआईए के अंदर अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हो, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, तो वो आपको ग्रुप सी के अंदर आता है। ठीक है, अगर आप सब इंस्पेक्टर लगते हो सीबीआई के अंदर, तो वो आपकी होती है 4600 ग्रेड पे की पोस्ट। ठीक है, वो आपका ग्रुप बी पोस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो दोनों जगह आते हैं हमारे पास। अब मैं बात करता हूँ टॉप पोस्ट के बारे में। देखो यहाँ पे हमारे पास टॉप 12 पोस्ट लिखी हुई है। जनरली लोग इनमें से ही प्रेफर करते हैं कि इनमें से ही कोई एक पोस्ट होती है जो उनका ड्रीम जॉब रहती है, जिसमें एग्जामिनर हो गया, आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एसओ एमईए हो गया, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एएसओ इन सीएसएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, डिविजनल अकाउंटेंट। ये मैंने कुछ लिखी हुई है। ठीक है, इसे एक ऑर्डर मत मानना कि यही टॉप पोस्ट है, मतलब सबसे टॉप पे एग्जामिनर ही होगा, सबसे टॉप पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो, अगर मैं टॉपर्स की चॉइस से चलता हूँ तो उनकी चॉइस क्या रहती है, उससे आपको ओवरऑल आइडिया लगेगा कि लोग, मैक्सिमम लोगों की डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं 2017 की टॉपर्स की बात करूं, तो जो टॉप किया था वो कौशिक राज ने किया था। इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी और इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को ऑप्ट किया था। फिर सेकंड नंबर पे आशीष जे ओनट है, इन्होंने भी आईटीआई को पोस्ट किया था। मेरी इनका तो कौशिक राज का मैंने इंटरव्यू भी लिया हुआ है, इनमें से काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, विशाल गोयल है, उन्होंने एसओ इन एमईए सिलेक्शन लिया है। जितेंद्र मलिक हैं, उन्होंने आईटीआई सिलेक्ट किया था। नमन गर्ग हैं, उन्होंने एमईए सिलेक्ट किया। एकांक्ष जैन है, इन्होंने एमईए लिया। फिर गौरव गर्ग आईटीआई, और फिर आईटीआई है हमारे पास, हेमंत सैनी सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, और वैभव राणा एमईए। तो आप देखोगे यहाँ पे डोमिनेटिंग पोस्ट कौन सी है,
यहाँ पे 10 पोस्ट में से 5 लोगों ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ऑप्ट किया है, उसके बाद 4 लोग हैं जिन्होंने एमईए को ऑप्ट करा है, और उसमें सिर्फ 1% है जिन्होंने सब इंस्पेक्टर एंड सीबीआई को ऑप्ट करा है। ठीक है, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा क्रेज है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट का बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट बेस्ट रहेगी, इसके पीछे का रीजन हम समझेंगे। ठीक है, अगर आप टॉप रैंक में लेके आते हो तो आपको सेम जोन मिलने के चांसेस रहते हैं कि जहां आप रहते हो वहीं पे आपको पोस्ट मिल जाएगी, तो लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को पोस्ट कर लेते हैं अपने एक पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन जब हम पोस्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है हमारे एरिया के अंदर कितनी पोस्ट है, हमारे जोन के अंदर कितनी पोस्ट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चेन्नई लेने की जगह अपने होम स्टेट के अंदर एक छोटी पोस्ट असिस्टेंट की पोस्ट को ऑप्ट कर लूं, या फिर मैं कोई दूसरी पोस्ट जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट अगर आपके स्टेट में उसकी वैकेंसी ज्यादा है तो उसे ऑप्ट कर लें। ठीक है, तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हें तो चांसेस होती है कि उन्हें ड्रीम पोस्ट ड्रीम लोकेशन पे मिल जाती है, तो ज्यादातर लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को ऑप्ट करते हैं। तो आप कह सकते हो इसी पोस्ट का क्रेज सबसे ज्यादा होता है एसएससी सीजीएल के थ्रू। उसके बाद हमारी जो सेकंड नंबर पे पोस्ट होती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट। ठीक है, ये दो पोस्ट में टकरार चलता रहता है। जैसे अगर मैं देखूं 2018 के अंदर जो कट ऑफ गई है ना, वो एएसओ नियम की 16 नंबर ज्यादा 14 नंबर ज्यादा गई है आईटीआई से, राइट। तो इसकी कट ऑफ 620 कुछ थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आगे पीछे एक दो नंबर हो सकता है, एग्जैक्टली तो याद नहीं है। और आईटीआई की कट ऑफ गई थी 606 नंबर आउट ऑफ 700। 2017-18 की बात कर रहा हूं मैं, ये 2017 का डेटा है फिलहाल। तो इन दोनों पोस्ट पे टकरार चलता रहता है, कभी लोगों की प्रायोरिटी एमईए बन जाता है ज्यादा, कभी आईटीआई बन जाता है, लेकिन एमईए भी काफी लोगों की प्रायोरिटी होता है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री में इंडिया से बाहर जाके पोस्ट करने का काम करने का मौका मिलता है, वहां पे सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, उन पे भी बात कर रहे होंगे अभी हम। क्लियर है ये चीज, तो टॉप पोस्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा। अब सेम चीज मैं 2018 के टॉप रैंक 10 रैंकर्स से की तरफ से देख लेता हूँ। जैसे इस बार टॉप किया है प्रशांत अग्रवाल ने, ठीक है, इनका स्कोर 600 में से 687 पॉइंट्स कुछ था 700 में से। ठीक है, तो अब तक का हाईएस्ट स्कोर यही गया है, इस बार नॉर्मलाइजेशन था इस वजह से नंबर बहुत बड़े भी हैं। तो प्रशांत अग्रवाल की अगर मैं बात करूं, इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को ऑप्ट किया है। उसके बाद जितेंद्र सिंह राठौड़ हैं, इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को ऑप्ट किया है। ठीक है, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 5, 6, 7, 10 में से 7 लोगों ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ऑप्ट किया है, तो नो डाउट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब। उसके बाद आर्यन शुक्ला हैं, इन्होंने ईडी असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट को चूज करा है। ठीक है, फिर उत्तम कुमार है हमारे पास, इन्होंने एमईए को जो इनकी चूज किया है। और हमारे पास एक दीपक गर्ग हैं जिन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर को चूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे वैरायटी हमें मिल गई, लेकिन टॉप पे हमारा आईआईटी अगेन फिर से चला गया। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमने पोस्ट वाइज तो देख लिया सबसे ज्यादा ऑप्ट किसे किया जाता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, फिर एमईए हो गया, और उसके बाद आपका अदर पोस्ट आने लग जाती हैं। बाकी पोस्ट में अगर हम बात करें आईटीआई और एमईए को अगर मैं छोड़ दूं, तो उसके बाद जो मैटर करता है बेसिकली, ये दोनों लोग तो अपनी चॉइस से ले लेते हैं। उसके बाद जितनी भी पोस्ट है उसमें मैटर करेगा कि आप कहाँ रहने वाले हो, तो जॉब लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। और उसके बाद जो पोस्ट में किस तरह का काम है वो मैटर करेगा। ठीक है, इनका क्रेज अलग है, बाकी सब पोस्ट के लिए आपका लोकेशन क्या है और पोस्ट में किस तरह का काम आपको करना पड़ेगा, ये चीजें मैटर करेंगी। ठीक, तो एक एक करके अब बात करेंगे उन पे भी। अब मैं सैलरी वाइज पहले समझा देता हूँ कि सबसे ज्यादा सैलरी किस पोस्ट में मिलेगी। देखो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लगते हो और आपकी पोस्टिंग इंडिया से बाहर हो जाती है, 2 से 3 साल आपको इंडिया में ही काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी पोस्टिंग इंडिया से बाहर होती है। तो इंडिया से बाहर पोस्टिंग में आपको बहुत ज्यादा अलाउंसेस मिलते हैं, आपकी सैलरी भी वहां की करेंसी के हिसाब से होती है, तो काफी ज्यादा सैलरी आपको इंडिया से वहां पे मिलती है जनरली, राइट। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमए की बात करें सैलरी वाइज, इसकी सैलरी ज्यादा है अगर आप इंडिया से बाहर पोस्टेड होते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप बाहर पोस्टिंग आपको मिल रही है तो वहां पे एक अच्छा घर भी मिलता है आपको, बच्चों की टॉप क्लास स्कूलिंग वगैरह भी कराई जाती है, तो पर्क्स बहुत ज्यादा है इंडिया से बाहर पोस्टिंग में एसएनएमए के। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे सैलरी की बात करूं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन ईडी, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, या फिर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी कह सकते हैं इसे। तो इनकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है। और इनकी अगर ग्रोस सैलरी की बात करूं, अभी जो जुलाई मंथ से जो सैलरी जाने वाली है इनकी ग्रोस, लगभग वो 90,000 के आसपास जाने वाली है। अभी पूरे चार्ट दिखाऊंगा मैं, ठीक है, जब जो जुलाई मंथ से बढ़ने के बाद जो सैलरी बनेगी ग्रोस सैलरी। उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, ठीक है, ये इकलौती पोस्ट एसएससी सीजीएल के थ्रू जो 4800 ग्रेड पे की है, सबसे ज्यादा ग्रेड पे की पोस्ट यही है, और ये इकलौती पोस्ट है जो गैजेटेड है। ठीक है, गस्टेड ऑफिसर लगते हो आप इसमें डायरेक्टली, बाकी सभी पोस्ट में एक प्रमोशन के बाद आप गस्टेड बनते हो, राइट। अगर मैं बात करता हूँ फिर उसके बाद हमारे पास पोस्ट आती है सैलरी वाइज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इसमें पर्क्स थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है।
उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, एएसओ, एसीएस, ये सारी की सारी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। इनकी सैलरी लगभग सेम होती है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 1000-2000 रुपए का फर्क आएगा। बाकी डिपेंड करेगा आपकी कौन सी सिटी में पोस्टिंग हुई है, एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी। एक्स सिटी में क्या होता है, सबसे ज्यादा सैलरी होती है क्योंकि इसमें हाउस रेंट अलाउंस सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, 24% होता है। वाई सिटी में 16% होता है हाउस रेंट अलाउंस, और ये जेड सिटी में 8%। ये बेसिक सैलरी का कंपोनेंट होता है जो आपको सैलरी में ऐड होकर मिलता है। तो एक्स सिटी में सबसे ज्यादा, बाकी सिटीज में कम होती है। तो इन सभी पोस्ट की जो सैलरी होती है वो डिफर करते हैं कौन सी सिटी में पोस्टिंग हुई है। जैसे अगर मैं बात करूँ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में पोस्टिंग होती है, तो ये शायद इसकी पोस्टिंग सारी दिल्ली के अंदर ही है, तो इसमें सैलरी आपको ओब्वियसली एक्स सिटी के हिसाब से 24% के हिसाब से मिलेगी, ठीक। उसके बाद हमारे पास 4200 ग्रेड पे की पोस्ट आती है, जैसे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट हो गई, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई इन एनआईए, ठीक है, और उसके अंदर क्या कहते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर। उसके बाद आपकी जो पोस्ट हो गई ऑडिटर अकाउंटेंट की हो गई, ऑडिटर सीएजी, सीजीडीए, इनमें लग सकते हो आप, अकाउंटेंट लग सकते हो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। तो इसमें आपकी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, फिर इसकी सैलरी होगी। फिर 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट है, जैसे टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, इनकी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा ग्रेड पे उतनी ज्यादा सैलरी। बट यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग की 2 या 3 पोस्ट, जिसमें आपको सैलरी ज्यादा मिलती है, ग्रेड पे कम है, लेकिन फिर भी सैलरी बहुत मिलती है। और इसमें एक पर्क और होता है, अगर आप एएसओ इन आईबी, एसआई इन सीबीआई या एएसओ इन ईडी लगते हो, अगर आप 30 सैटरडेज काम कर लेते हो, तो आपको 13 मंथ की सैलरी मिलती है, मतलब 1 महीने की सैलरी और एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है। और इसमें जो मैंने बताया सैलरी ज्यादा होती है इन पोस्ट की, इस वजह से होती है क्योंकि थोड़ा रिस्की काम होता है इसमें। तो 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी आपको मिलता है, 20% एसएस से, ठीक है। तो उसकी वजह से सैलरी बढ़ जाती है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से सैलरी रहती है, समझ आया। तो ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, पहली और दूसरी, लेकिन इनमें सैलरी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अगर आप एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सिलेक्टेड हो, इंडिया के अंदर ही, मतलब दिल्ली में पोस्टिंग होगी फिर आपकी, तो उसके अंदर आपकी जो रहेगा वो आपकी जो सैलरी होगी वो बाकी सभी पोस्ट की जगह, जो 4600 ग्रेड पे की बाकी पोस्ट है उसकी जितनी रहेगी। अब मैं थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे बेसिक पे होता है, बेसिक सैलरी आपकी कितनी होगी, जैसे 4600 ग्रेड पे की जो बेसिक सैलरी होती है आपकी, वो होती है 44,900 रुपये, ठीक है, ये बेसिक सैलरी है। अब उसके बाद अभी जो चल रहा है ना डीआरएस अलाउंस, इस पे 17% डीआरएस अलाउंस, ये महंगाई को कंपनसेट करने के लिए आपको मिलता ही है। इसके बाद आपका एक हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो अभी एक्स सिटी में आपका 24% है, वाई सिटी में 16% और जेड सिटी में 8%। ये डिपेंड करता है कि सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहाँ महंगाई भी ज्यादा होगी। जैसे दिल्ली में आप अगर एक रूम लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। सेम चीज अगर एक गाँव में आपको एक कमरा लेना है किराए पे तो वो सस्ता मिल जाएगा। तो वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको, ठीक है। अगर क्वार्टर्स ले लेते हो आप तो हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे अलग अलग हो गया ये, तो 24% अगर आप एक्स सिटी में जाते हो, जैसे दिल्ली हो गया आपका, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, इन जगहों पे आपकी पोस्टिंग होती है अच्छी जगहों पे, तो 24% ये मिलेगा। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेसिक पे का 17% डीआरएस अलाउंस के फॉर्म में अलग हो गया और 24% ये हो गया। तो इसका इतना परसेंट, लगभग 2417 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 41% और सैलरी बढ़ गई आपकी। एक फिर ट्रेवलिंग अलाउंस भी होता है, ठीक है, वो भी 4 से 5 हजार रुपए के आसपास मिलता है। तो सब मिला जुला के आपकी एक फिक्स सैलरी बनती है। उसके बाद और भी चीजें हैं जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक पे का समझ आया आपको। अभी क्या होने वाला है, जो 1 जुलाई से सैलरी बढ़ने वाली है, चांसेस है कि जो आपका डीआरएस अलाउंस होगा, अभी 2-3 बारी से बढ़ा नहीं था कोविड की वजह से, तो चांसेस है कि इस बार सारा का सारा एक साथ बढ़ जाए और जो डीआरएस अलाउंस है ये 28% हो जाए। ये अब तक बढ़ चुका होता काफी ज्यादा, ये 17% पे काफी टाइम से चल रहा है, ठीक है। ये अब तक 28% पे आ जाता अगर कोविड-19 की सिचुएशन नहीं चल रही होती, उसकी वजह से सैलरी बढ़ी नहीं है ज्यादा। तो ये अब क्या हो जाएगा, आपका 28% होने की उम्मीद है 1 जुलाई से। और जो हाउस रेंट अलाउंस है ये भी इंक्रीज होने वाले हैं, ये 9%, 18% और 27%। ये जेड सिटी का है, ये वाई सिटी का और ये एक्स सिटी का। तो ओवरऑल अगर ग्रोस सैलरी की बात करूं जो आपकी इंक्रीज होने वाली है, वो लगभग 10% से इंक्रीज हो जाएगी। जो भी अभी प्रेजेंट में लोगों को सैलरी मिल रही होगी 1 जुलाई के बाद 10% से। और ईयरली इंक्रीमेंट जो होता है वो अलग चीज है, ठीक। तो यहाँ पे एक पे मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, जितनी भी ग्रेड पे की पोस्ट है 1800 ग्रेड पे से लेके सारी की सारी ग्रेड पे की पोस्ट दिख रही है, उनकी बेसिक सैलरी आपको दिख जाएगी। मान लो आपने 1800 ग्रेड पे ज्वाइन करा तो आपकी बेसिक सैलरी होगी 18,000। जैसे मैंने बताया ना, हमारे जो 4600 ग्रेड पे है उसकी बेसिक सैलरी कितनी होती है, 44,900, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। हर ग्रेड पे की अलग अलग बेसिक सैलरी होती है, उसी पे सारे के सारे कंपोनेंट्स लग रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने 1 साल काम कर लिया लेवल 1 पे,
ठीक है, अभी आपने शुरुआत करी है, 1 साल काम करने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, जो बेसिक सैलरी है वो चेंज होती रहेगी। जैसे आपने 44,900 पे स्टार्ट करा, 1 साल के बाद 46,200 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। थोड़ा एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे 4600 ग्रेड पे आपने ज्वाइन करा, 44,900 बेसिक सैलरी है। अगले साल ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी और जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो 46,200 हो जाएगी, फिर उससे अगले साल फिर इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, हर साल हमारी बेसिक सैलरी इंक्रीज होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास प्रमोशन हो जाए तो एकदम सैलरी में ज्यादा जंप देखने को मिलता है। तो अब जैसे 4600 ग्रेड पे हो, फर्स्ट प्रमोशन होते ही आप 4800 ग्रेड पे पहुंचोगे, 4800 ग्रेड पे प्रमोशन होगा तो उसके बाद 5400 ग्रेड पे, उस तरह से फिर दोबारा 5400 ग्रेड पे रहते हो एक दूसरे प्रमोशन के बाद भी। तो अलग अलग प्रोसीजर है, उस पर भी डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस सैलरी के बारे में थोड़ा समझ लो। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई की सैलरी स्लिप है, 4600 ग्रेड पे पोस्ट, मैंने बताया था ना ज्यादा होती है। तो इन्होंने क्या कहा, देखो बेसिक सैलरी 44,900 2017 से सिलेक्टेड हुए होंगे। डीआरएस 17% मिल गया, तो 17% के हिसाब से 7,633। एचआरए 24% मिल गया, तो 10,000 कुछ ही एचआरए हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेंस अलाउंस मिलेगा, 4212 रुपए का ये मिल गया आपको लगभग। और एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस हो गया, ये हो गया 8980। ये क्या होता है, 20% ऑफ बेसिक पे। तो 3 पोस्ट के लिए मैंने बताया था, ये मिलेगा आपको एएसओ इन आईबी, एएसओ इन ईडी एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। ठीक है, तो ये 20% होगा। बल्कि एएसओ इन अगर आईबी की बात करता हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हो जाती है जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा है, तो वहां पे ये स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको 20% की जगह 30% मिलता है, 10% से और बढ़ जाता है। तो एएसओ इन आईबी की सैलरी आपकी और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सैलरी वाली जो जो बनती है एसएससी सीजीएल के थ्रू, वो बनती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन आईबी। अगर आपकी हार्ड पोस्टिंग है, आपको इन रीजन पे मिल रही है आफ्टर एसओ इन एमईए। ठीक है, इंडिया से बाहर पोस्टिंग हुई एमईए के अंदर तो सबसे ज्यादा सैलरी है। उसके बाद इन जगहों पे, अब इंडिया से बाहर सैलरी होती है तो खर्चे भी थोड़े ज्यादा होते हैं, तो उस चीज पे देख सकते हो आप। बाकी एएसओ इन आईबी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी सैलरी फिर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा होगी। और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी बनी, जो टोटल इमोल्यूमेंट्स बने वो बने इतने, ठीक है, 76,501 रुपए। इसमें कुछ डिडक्शन भी होती हैं, तो डिडक्शन हटाने के बाद जो सैलरी कट, जो गवर्नमेंट की रिकवरीज हुई, डिडक्शन हुई, जैसे सीजीएचएस जो आपकी स्कीम में होती है, सीजीई जीआईएस, ठीक है, इसकी इतनी डिडक्शन होगी। और एम्प्लॉय टीयर 1 फंड में कुछ पैसे जाएंगे, सब कट कुटा के इतने पैसे आपके कट जाएंगे। जो इन हैंड मिलेंगे आपको 70,478 मिलेंगे। ये अभी की बात है, ठीक है, ये दिसंबर 2020 की बात है। अभी इसके बाद होगा क्या, और चीजें बताता हूं मैं आपको। अब देखो जो एम्प्लॉय टीयर 1 है ना, ये क्या होता है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीआरएस अलाउंस। ठीक है, तो ये 10% ये डिडक्शन हुई, लेकिन ये कहां पे जा रहा है, एनपीएस फंड में। ठीक है, पेंशन स्कीम में ये सारे के सारे जा रहे हैं पैसे, तो ये आपके ही पैसे हैं। डिडक्शन हो गई फिलहाल, लेकिन ऐसा नहीं है खत्म हो गए, आपको मिलेंगे, इनकम टैक्स नहीं है ये। ठीक है, ये पैसे आपको मिलेंगे जब आपकी कंप्लीट हो जाएगा। और जितना पैसा यहाँ पे लग रहा है, इसी का 140% ऑफ एम्प्लॉय टीयर 1 ये गवर्नमेंट आपके फंड में डालेगी। तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आपके लिए इतना रहेगा, तो इसका 140% निकाल लूं तो लगभग मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7500 रुपए के आसपास। तो 7500 रुपए और मिलेंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट आपके फंड में कंट्रीब्यूट करेगी। तो ग्रोस सैलरी आपकी 76,500 थी इसमें, और इसमें 7500 रुपए और जोड़ दे रहे हैं, तो सैलरी कितनी बन गई हमारे पास यहाँ पे, ये बन जाएगी 77 और 84,000 के आसपास। ये अभी की सैलरी है, जब हमने इंक्रीमेंट नहीं किया। जो जुलाई के बाद जो सैलरी होने वाली है, लगभग 10% का इंक्रीमेंट और मिल जाएगा आपको इसके ऊपर। अगर एचआरए बढ़ जाएगा, 17 से 28% पे पहुंच जाएगा, सॉरी डीए 17 से 28% पे पहुंचेगा, एचआरए है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा एक्स सिटी के अंदर। तो एक्स सिटी में इसी की सैलरी आपकी 91 से 92,000 हो जाएगी। ठीक है, पर मंथ ग्रोस सैलरी अगर मैं मिलाऊंगा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन सब कुछ मिला के, तो इतनी सैलरी लगभग आपकी पहुंच जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छी सैलरी है। इसके बाद अगर आप सारे सैटरडेज भी वर्क करते हो, 30 सैटरडे आपने काम करा, तो 1 महीने की सैलरी और बढ़ जाएगी आपकी। तो मतलब जो सैलरी आपकी 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से चलेगा यहाँ पे। सीबीआई है ये, एसओ इन आईबी का भी सेम सिनेरियो है, और एएसओ इन ईडी का भी सेम सिनेरियो है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एएसओ इन सीएसएस की, कि इसके में क्या होता है आफ्टर 1 इंक्रीमेंट। जो एएसओ इन सीएसएस मतलब 4600 ग्रेड पे की नॉर्मल पोस्ट है, एक इंक्रीमेंट के बाद सैलरी कितनी बनती है, तो जैसे 44,900 तो बेस पे था, उस पर एक इंक्रीमेंट के बाद 46,200 हो जाएगा। जो फाइनल जो सैलरी बनेगी वो आपके 70,000 के आसपास, अभी की जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो ये है। ठीक है,
आप देखोगे इसमें फिर कुछ रिकवरी होंगी, इतनी रिकवरी होगी तो इतनी बचेगी। बाकी जो ये है एम्प्लॉय टीयर 1, इसका क्या कर लोगे आप? देखो इसमें इनकम टैक्स जोड़ा हुआ है, इनकम टैक्स को हटाना चाहिए इसमें से। अगर इनकम टैक्स हटा देते हो आप, क्योंकि वो बात की बात है कि आपको सैलरी मिली उसमें से इनकम टैक्स कटोगे ना, तो इसे हटाया मैंने, तो ये इतना तो आपका वो हो गया। और एम्प्लॉय टीयर 1 में 5400 रुपये जा रहे हैं, लगभग 7500 रुपये आपको वो और बढ़ेंगे इसमें, तो जो आपकी सैलरी बनेगी लगभग 77,000 के आसपास बनेगी 4600 ग्रेड पे की नॉर्मल पोस्ट में। डेट इज योर ग्रोस सैलरी, अभी की बात है, ठीक है। चलें आगे। और इसमें मतलब एक प्रमोशन के बाद है, थोड़ा सा कम कर दोगे तो ये 74-75 हज़ार आपकी वैसे भी बन जाएगी अभी। एक 2800 ग्रेड पे की सैलरी स्लिप है ये, मिनिस्ट्री सैलरी स्लिप ऑफ अकाउंटेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो आप इसमें देख सकते हो कि कितनी सैलरी चल रही है। अब आगे बात करता हूँ, इसमें डिटेल में जाते नहीं है ज़्यादा, मैं आपको ओवरऑल सारी पोस्ट का बता देता हूँ कैसा कैसा रहेगा। आफ्टर 1 जुलाई, 1 जुलाई के बाद जो एक्सपेक्टेड सैलरी होगी, जो ग्रोस सैलरी होगी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन योर एनपीएस स्कीम, तो जो 4600 ग्रेड पे की आईबी, सीबीआई और ईडी की पोस्ट है, इसमें जो आपकी ग्रोस सैलरी लगभग 92,000 के आसपास होगी। अगर सैटरडे वर्किंग नहीं करते, 13 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, तब है ये चीज। 13 काम करोगे तो सैलरी और बढ़ जाएगी, ठीक है। अप्रोक्स 1 लाख हो जाएगी अगर 30 सैटरडेज काम कर लेते हो, 1 महीने एक्स्ट्रा काम कर लेते हो, ठीक है। और जो इन हैंड सैलरी होगी आपकी, वो लगभग इतनी पड़ेगी अगर आपकी ग्रोस सैलरी 92,000 के आसपास है, ठीक है। जो ये 77,000 बन रही है, इसमें मेन दो चीजें घट रही हैं। एक तो एम्प्लॉय टीयर 1 जो आप कंट्रीब्यूट करोगे, और एक जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, उसे हटा दूं तो लगभग इतने मिलेंगे आपको। ये जो बचे हुए 15,000 हैं, ये आपके एनपीएस स्कीम में निवेश होंगे लगभग, ठीक है। इसमें 1,000 रुपये बाकी चीजों में है, वो तो हटा ही लो आप। कि जैसे ये 650 रुपये CGHS के जाने हैं, इसके 60 रुपये जाने हैं, बाकी चीजें हैं वो अगर हटा दें तो लगभग 14 से 15,000 रुपये आपके एनपीएस स्कीम में जा रहे होंगे। ऐसे ही 4800 ग्रेड पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, 87,000 इसका लगभग ग्रोस सैलरी बनेगी, जिसमें आपको इन हैंड में 72,000 के आसपास मिलेंगे। ये सारी सारी चीजें मैं एक्ससिटी की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे और चीज और क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा डीए हो जाएगा वो लगभग 28%, और एचआरए हमारा 9, 18 और 27%, तो यहाँ पे मैं 27% ले रहा हूँ एचआरए को, ठीक है। 4600 ग्रेड पे की जो बाकी पोस्ट होंगी, ग्रोस 82 और इन हैंड लगभग 68 के आसपास। 4200 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 1900 और 1800, ये देख सकते हो। सीजीएल के थ्रू तो 2400 ग्रेड पे लास्ट होता है, इससे नीचे नहीं होता। आपका 1800 ग्रेड पे मिलेगा एमटीएस की पोस्ट में, और 1900 ग्रेड पे मिलेगा आपको सीएचएसएल में, और 2400 ग्रेड पे भी सीएचएसएल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार। अब आगे बढ़ता हूं मैं। काफी अच्छी सैलरी मिल रही है, तो इस टाइम पे रुकने वाली बात तो है नहीं। आप तैयारी बहुत अच्छे से करो, एक बार सिलेक्शन मिल गया, क्योंकि कोविड की वजह से आपने ये चीज भी नोट करी है कि अभी जो बिजनेस थे, काफी बिजनेस भी फ्लॉप हो रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। एक बार आप पहुंच गए यहाँ पे सरकारी में, कम से कम ये है कि सरकारी में सुरक्षित हुआ, ठीक है। काम है या नहीं, ऑफिस जाना है या नहीं जाना, आपकी सैलरी आती रहेगी। प्राइवेट में क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, काफी लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं आज के टाइम में, राइट। आईटी सेक्टर में बल्कि जिनकी जॉब थी उनको इंप्रूवमेंट मिली है, उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई। कुछ जानने वाले हैं जो आईटी सेक्टर में बीटेक के बाद जॉब कर रहे थे, सैलरी बढ़ी है उन लोगों की कोरोना की वजह से। लेकिन बाकी सेक्टर्स जो हैं, या जिनका अपना छोटा मोटा काम था, उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। देखो अब हमने ये समझा कि टॉपर कौन सी पोस्ट प्रेफर करते हैं, सैलरी वाइज कौन सी पोस्ट बेटर है। लेकिन अगर आपको अपने लिए बेस्ट जॉब चुननी है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पोस्ट पे काम किस तरीके का होगा, ठीक है। जिससे क्योंकि अगर आपने एक बार पोस्ट सिलेक्ट करी, पूरी लाइफ टाइम उसी जॉब पे आपको काम करना है, ठीक है। एज लॉन्ग एज कोई आप बिग डिसीजन नहीं लेते कि जॉब छोड़ रहे हैं या कुछ और, बाकी आपको काम तो उसी पर्टिकुलर पोस्ट पे करना है ना। तो नेचर ऑफ वर्क आपको समझ आना चाहिए, उसका जो काम करने का तरीका है। मान लो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हो, ठीक है, तो इंस्पेक्टर का काम क्या होगा, जो लोग आईटीआर अपनी भरेंगे, रिटर्न्स भरेंगे, उनका असेसमेंट करना कि लोगों ने सही एंट्रीज करी या नहीं करी, कोई फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, तो वो सारी चीजें चेक करना होगा आपका काम, ठीक है। अगर हम बात करें उसमें, फिर अगर आपको लगता है कि डेटा गलत दे रखा है, तो इनकम टैक्स की रेट भी होती हैं, और साथ ही साथ और भी चीजें होती हैं। ऐसे ही एक्साइज डिपार्टमेंट भी यही काम होता है कि लोग जीएसटी अपना ढंग से भर रहे हैं नहीं भर रहे। तो इस चीज के काम में आपको इंटरेस्ट है तो आप उन जॉब में जाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट है कि यार मुझे क्लैरिकल वर्क ज्यादा पसंद है, कि फाइल वगैरह बनानी पड़ जाए, ठीक है, नॉर्मल लेटर्स वगैरह लिखने हो या और चीजें करनी हो, तो आप उसके लिए एसकेएसएस को भी ऑप्ट कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह के पर्सन हो। आपको फील्ड जॉब पसंद है जिसमें आपको बाहर जाना पड़ेगा, या फिर डेस्क जॉब पसंद है कि आपको एक ऑफिस में बैठ के काम करना है, जिसमें वर्क टाइमिंग फिक्स और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से बना रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी अपनी जॉब चूज करने से पहले, ठीक है। तो एक तो हो गया ड्रीम पोस्ट हो गई आपकी, वो उसमें सबसे मैटर करेगा कि काइंड ऑफ वर्क, किस तरह का काम आपको पसंद है। दूसरी चीज होती है ड्रीम लोकेशन, ठीक है।
अब मान लो आप रहने वाले हो दिल्ली के, ठीक है, और आपने एक ऐसी जॉब चूज कर ली जिसकी पोस्टिंग दिल्ली में नहीं आएगी, आपने ऐसी पोस्ट चूज कर ली जिसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी से कोई थोड़ी दूर, मान लेते हैं गुजरात में पोस्टिंग मिल गई, बैंगलोर में पोस्टिंग मिल गई, या फिर मुंबई में पोस्टिंग मिल गई, या फिर कोलकाता में, या फिर फारदेस्ट एंड पे आपको चेन्नई में पोस्टिंग मिल गई, तो क्या आप पूरी जिंदगी वहां पे स्टे कर पाओगे? राइट। कुछ जॉब्स में लोग क्या कहते हैं ट्रांसफर अलाउड है, ठीक है, अगर ट्रांसफर होता भी है तो आप सीनियोरिटी लूज कर जाते हो, वरना ट्रांसफर ही अलाउड नहीं है, बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी हैं। तो जब भी हम पोस्ट सेलेक्ट करें तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ड्रीम पोस्ट के साथ साथ ड्रीम लोकेशन की भी जरूरत है। कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें मुझे ड्रीम लोकेशन मिल सकती है, ठीक है। जैसे हमने देखा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर टॉप रैंकर्स ऑप्ट कर लेते हैं ज़्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी जो एमबीए की कट ऑफ थी वो क्या गई थी, ज़्यादा गई थी किससे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ से 2018 के अंदर। इसके पीछे रीजन ये था, जिन लोगों ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑफ करी, टॉप रैंकर्स ने तो ले लिया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उन्हें पता उन्हें उनकी ड्रीम लोकेशन मिल जाएगी कि वो कहाँ पे रहते हैं, वहीं पे जॉब मिल जाएगी। बाकी जिनकी रैंक थोड़ी सी कम थी उन्होंने सोचा यार ड्रीम लोकेशन तो मिलेगी नहीं मुझे, अपने घर के पास पोस्टिंग मिलेगी नहीं, मुझे दूर पोस्टिंग मिलेगी, और मैं दिल्ली के आसपास का रहने वाला हूँ, नॉर्दर्न रीजन का हूँ, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन से मैक्सिमम लोग फॉर्म भरते हैं, तो एमईए ले लेता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ले लेता हूँ, लाइफ टाइम दिल्ली में रहूंगा और एक अच्छी जॉब भी है। समझ रहे हो इस चीज को? तो ड्रीम जॉब के साथ साथ ड्रीम लोकेशन, ठीक है, जहां आप रहना चाहते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं परिवार से दूर नहीं रह सकते, और मैं तो यही कहता हूँ कि मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, लोग अपनी जॉब तक छोड़ देते हैं कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं मुझे यहाँ पे काम करना ही नहीं है, मुझे अपने घर वालों के साथ रहना है, वहीं पे कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, ट्रांसफर ले लेते हैं, मिल जाए तो, नहीं मिलता तो दोबारा पेपर देते हैं सीजीएल का, फिर अपनी पोस्ट चेंज करते हैं। राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है पोस्ट चूज करते टाइम कि हमें ड्रीम पोस्ट के साथ साथ ड्रीम लोकेशन की भी जरूरत होगी, और वो किस चीज पे डिसाइड किया जाएगा, आपके मेरिट पे कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। और ये चीज क्लियर हो गई, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती है जिसमें आपकी मेरिट भी डिसाइड नहीं करती, वो ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग है, वो कभी भी आपको कहीं भी भेजेंगे, ठीक। तो अब मैं आपको थोड़ा वैकेंसीज का दिखाता हूँ, जैसे सीजीएल 2020 है, तो उसकी वैकेंसीज है हमारे पास। यहाँ पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उनका एज क्राइटेरिया भी देख सकते हो कि एज लिमिट क्या है, उनकी पे स्केल क्या है, सीपीटी डीएसटी टीयर 4 देना होता है या नहीं देना होता, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। और उसके बाद जो कलर ब्रांड कैंडिडेट्स होते हैं जो डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है कौन सी जॉब सुटेबल है, कौन सी जॉब सुटेबल नहीं है, तो उस हिसाब से अपनी जॉब को सिलेक्ट करना है। आपको वैकेंसीज देखनी है कि कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सीएजी की बात करूं, इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की हमारे पास 250 पोस्ट हैं। अब इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है? इस पर्टिकुलर पोस्ट की पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है, पूरी इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं आपको। पहले आपका पेपर होगा, आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, अगर आपने इस पोस्ट पे सिलेक्शन ले लिया तो आपसे पूछा जाएगा कौन से स्टेट में आप काम करना चाहते हो। उसमें भी इनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, खाली ये नहीं कि मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन दे देंगे, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग उस काम होता है इसके अंदर, तो अलग अलग विंग्स होते हैं मैं कह सकता हूँ। अब उस विंग में कौन से विंग में जरूरत है आपके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करेगा, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, ठीक है। तो कमर्शियल विंग होगी तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को कमर्शियल विंग में रखेंगे, तो उसकी वजह से भी लोकेशन देते हैं कि किस लोकेशन में किस विंग में ज़्यादा जरूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें, और एक मेरिट के बेसिस पे भी सिलेक्ट करते हैं कि मेरिट कितनी रही है आपकी। तो मल्टीपल फैक्टर्स के अंदर होते हैं, वो तो आप जब सिलेक्शन लोगे तो डिटेल में आपको सारी चीज़ें पता चली जाएंगी। राइट। ऐसे ही सीएसएस की पोस्ट है हमारे पास, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसकी पोस्टिंग जो होती है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर होती है, तो अगर आप दिल्ली बेस्ड हो, दिल्ली में रहते हो, तो बेस्ट आप ये पोस्ट चूज कर सकते हो, तो लाइफ टाइम यही रहोगे। इसकी वैकेंसी भी ठीक ठाक होती है, 2020 में तो कम है 151, 2018 में इसकी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी। वैकेंसीज कितनी थी हमारी? लगभग 955 कुछ वैकेंसीज थी। तो उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी जो दिल्ली में रहना चाहते हैं, कम मार्क्स पे भी इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, वरना बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है। ऐसे ही आईबी की पोस्ट है, मैक्सिमम पोस्टिंग दिल्ली में मिल जाती है, लेकिन फिर भी इसमें ट्रांसफर्स होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद। अगर ट्रांसफर होता भी है तो 2-3 साल काम करके आप वापस अपने होम स्टेट तक जा भी सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम पोस्टिंग आप दिल्ली की मान के चलो इस पर्टिकुलर पोस्ट में, ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है इसका। तो इसकी वैकेंसीज कमी रहती है हमेशा, इसलिए कट ऑफ भी हाई होती है। एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसकी वैकेंसीज 89 है, ठीक है, ठीक ठाक वैकेंसीज है, लेकिन दिल्ली बेस्ड जॉब है, टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं, तो सबसे हाई कट ऑफ इसकी जाती है, तो बहुत मेहनत करना होता है अगर आपको एमई चाहिए तो। ऐसे ही एएफएचक्यू, ये भी मिनिस्ट्री दिल्ली की है, तो इसकी पोस्टिंग भी कहाँ होगी? सिर्फ दिल्ली के अंदर होगी, ठीक है। तो ये 88 वैकेंसीज हैं। 2020 की बात कर रहा हूँ, ये 2020 का, 2019 का, 2018 का डेटा अगर आप देखना चाहते हो तो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे वैकेंसीज कॉर्नर में मिल जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, ये कुछ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हो गई। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जिनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे हो सकती है, ठीक है। जो दिल्ली बेस्ड थी मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया। अगर हम बात करते हैं, अब जैसे इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होगी आपकी, पूरी इंडिया में कहीं भी आपको दे सकते हैं पोस्टिंग।
अब मेरिट के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको जॉब कौन सी मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 202 वैकेंसीज हैं, अब जिसकी टॉप रैंक होगी तो उसे तो मन चाही लोकेशन मिलने के चांसेस हैं। जैसे दिल्ली में मान लो 5 वैकेंसी है, ठीक है, आप दिल्ली के रहने वाले हो, आपकी रैंक 1 है, आपको पता है रैंक 1 है तो मैं मेरिट लिस्ट में मुझे दिल्ली मिल ही जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात आप दिल्ली चूज करोगे। मान लो आपके पास 5 वैकेंसीज है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, आपको क्रेज भी पता है कितना है, आपकी ऑल इंडिया रैंक 15 आ गई, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक 15 है, दिल्ली में 5 वैकेंसीज है, फिर भी आप डरोगे रिस्क लेने से कि ऐसा ना हो मुझसे पहले 5 लोग और हो जाएं जो दिल्ली में इस पोस्ट को ऑप्ट कर लें और आपको दिल्ली से बाहर भेज दिया जाए। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, चलो यार मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ देता हूँ, मैं एमबीए को ले लेता हूँ, एमबीए भी बहुत अच्छी पोस्ट है, दिल्ली में ही जॉब मिलेगी, ठीक। तो ये चीज होता है, राइट। स्टार्टिंग में टॉप में है तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वरना सेकंड में फिर वो एमबीए सिलेक्ट कर लेंगे या फिर वो सीएसए सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी ज्यादा होती है तो लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर को भी ऑप्ट कर लेते हैं कि चलो इसमें नहीं मिला दिल्ली तो इसमें मिल जाएगा, इतनी अच्छी रैंक है तो हमारी, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट हो गई, और यहाँ पे हमारे पास एग्जामिनर की पोस्ट हो गई। देखो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट होंगी हमारे पास सीबीडीटी में, एक तो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है और एक इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, तो दोनों का मैंने बताया वही मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ऐसे ही सीबीआईसी डिपार्टमेंट में जाऊं तो इसमें एक जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी और एक आपकी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होगी, इसकी भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, मार्क्स के बेसिस पे मेरिट डिसाइड की जाती है, आपको कौन सी लोकेशन दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें और पोस्ट और भी होती है सीबीआईसी डिपार्टमेंट में मेरे पास, जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया और एग्जामिनर हो गया। इसकी पोस्टिंग सिर्फ पोर्ट पे होती है, सी पोर्ट्स पे, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, गोवा हो गया आपका, इन जगहों पे पोस्टिंग होगी। तो मैं अभी दिखा दूंगा डिटेल में कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है। ऐसे ही कुछ और पोस्ट है हमारे पास, जैसे सीबीआई के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर, इसकी पोस्ट ऑल ओवर इंडिया होती है, तो कहीं भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। ईडी की पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होगी, कहीं भी मिल जाएगी आपको पोस्टिंग, ठीक है। बाकी ट्रांसफर्स का ये है, आप कुछ टाइम काम कर लेते हो वहाँ पे तो अपनी मर्जी से 3 साल का मिनिमम पीरियड होता है कि आप वहीं पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपके ट्रांसफर्स हो जाते हैं। 2 जगहों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआईसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्स बंद है, तो इसमें जहाँ पोस्टिंग होगी आपको वहीं रहना पड़ेगा जब तक ऑर्डर चेंज नहीं होता या रूल चेंज नहीं होता। तो बड़ी दिक्कत का काम है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा एक अच्छी पोस्ट छोड़ के एक छोटी पोस्ट को लेते हुए इन डिपार्टमेंट में, या फिर जॉब को ही छोड़ के आ गए कि जब दोबारा तैयारी करेंगे या कुछ, ठीक है, अलग अलग सिनेरियो पे डिपेंड करता है। बाकी फिलहाल तो यही होता है टारगेट, कोई ना कोई जॉब मिल जाए और उसके बाद आप तैयारी करके अपनी ड्रीम जॉब ड्रीम लोकेशन तक पहुंच जाओ। ऐसी और सारी पोस्ट हैं, ये सारी आप देख सकते हो, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया हमारे पास रहेगा। जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है, इसकी भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है आपकी, इसमें ट्रांसफर बड़ी जल्दी हो जाता है, मतलब आपको ड्रीम लोकेशन पे कहीं भी पोस्टिंग मिले 2-3 साल काम करो अपनी लोकेशन मिल जाती है उसके ट्रांसफर होने के बाद, ठीक है। सीजीडीए में भी ट्रांसफर इजीली हो जाता है, सीजीडीए ये रहा ऑडिटर की पोस्ट है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग होगी। इसमें मेरिट नहीं मांगी जाती है आपसे, इसमें ये दिक्कत है, आपका सिलेक्शन हो गया सीजीडीए में, आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कौन सी स्टेट की, अपनी मर्जी से वो जो स्टेट एलोकेट करेंगे आपको, उसके बाद फिर अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो विद आफ्टर सम टाइम। आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल जब होगे तो आपको अपनी स्टेट में मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं, राइट। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, तो उन पोस्ट के बारे में डिटेल्ड वीडियो जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनके भी मैंने करवा रखी हैं कभी कभी, और मैंने खुद भी मैक्सिमम पोस्ट के बारे में डिटेल में बता रखा है, तो आप सर्च करोगे तो वीडियोज मिलेंगी, आप उन्हें जरूर देख सकते हो। जिस भी पोस्ट के बारे में आप इच्छुक हो जानने के लिए वो जरूरी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे सीजीएसटी इंस्पेक्टर की बात करूँ, सीजीएल 2020 एग्जामिनेशन से, देखो इस बार जैसे मान लो आपको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए तो दिल्ली में वैकेंसीज कम है, ठीक है, सिर्फ 51 वैकेंसीज हैं ओवरऑल, और इसमें भी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी की सिर्फ 27 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। तो अगर आपकी अच्छी रैंक भी आती है तब भी जरूरी नहीं है कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली में ले पाओ, ठीक है, बाकी जगहों पर मिल सकता है लेकिन दिल्ली में मिलना मुश्किल है। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें पोस्ट चुननी पड़ती है आफ्टर फाइनल रैंक। जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है, इसकी स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, तो इसमें भी मेरिट के बेसिस पे आपको पोस्ट दी जाती है कि कौन सी लोकेशन मिलेगी। तो अच्छे नंबर होंगे तो अपनी ड्रीम जॉब तक जल्दी पहुंचोगे, अच्छे नंबर नहीं होंगे तो फिर यही है कि पोस्ट भी उस हिसाब से चुने। ठीक। अब जैसे मैंने दिल्ली बेस्ड जॉब्स के बारे में बात करी तो जैसे एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन रेलवे, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन आईबी, ठीक है, मैक्सिमम पोस्टिंग इन दिल्ली। उसके बाद हमारे पास हो गया एएसओ इन एफएच की, उसकी पोस्टिंग भी दिल्ली में ही होती है।
अभी हो क्या रहा है, एसओ इन रेलवेज वाली पोस्ट तो एसएससी सीजीएल 2020 में 0 वैकेंसीज है, 2019 में कुछ वैकेंसीज थी उन्हें भी 0 कर दिया। मेरे ख्याल से ये पोस्ट को एबोलिश कर रहे हैं सीजीएल के थ्रू, अभी ये सिलेक्शन रेलवेज में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हटा सकते हो आप। बाकी एसओ इन एफ, ये सारी दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग है। ठीक है, एसओ इन आई भी मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों की दिल्ली में पोस्टिंग होगी, लेकिन इसे आप कंप्लीटली दिल्ली बेस्ड नहीं कह सकते। ठीक है, और इसमें ट्रांसफर भी होते हैं, दिल्ली में हो गया आपको जम्मू कश्मीर भेज देंगे कुछ टाइम के लिए, या कहीं और भेज देंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, खुफिया विभाग है, मेन काम आपका फाइल वर्क का ही होता है, इसमें ज़्यादा जासूसी वाला काम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्की जॉब भी है, इसके लिए स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस भी मिलता है आपको, और आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो ठीक है, तो दिल्ली बेस्ड जॉब्स आप ये स्टार्टिंग की 3 रख सकते हो, सीएसएस हो गया, एमई हो गया, रेलवेज हो गया, एसओ इन एफएच हो गया, मिनिस्ट्री की इतनी जॉब्स हो गई बेसिकली। ठीक है, बाकी एक ऐसी पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट, इसकी पोस्टिंग कभी भी ना दिल्ली में होगी ना किसी यूनियन टेरिटरी में होगी, इसकी पोस्टिंग सिर्फ स्टेट्स के अंदर हो सकती है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, 4200 ग्रेड पी के है, लेकिन इसमें जो पर्सन होता है उसे अपना ऑफिस मिलता है, एक अच्छा लेवल होता है लाइफ का, मतलब टाइम भी काफ़ी होता है फर्दर स्टडीज के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तो एक अच्छी पोस्ट होती है। इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, वो समझना आप, लेना आप। बाकी इसकी पोस्टिंग सिर्फ स्टेट्स में होगी, तो दिल्ली वाले में रहने वाले हो तो इस पोस्ट को ऑप्ट बिल्कुल भी ना करें, यूनियन टेरिटरीज में कहीं रहते हो तो नहीं ऑप्ट करें। इसमें बेसिकली है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट, लेकिन आपको जो काम करना होता है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के साथ मिलकर करना होता है, तो कनेक्शन होता है यहाँ पे। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही एक तरीके से आप काम कर रहे होते हो। अब मैंने बताया सीबीएसई में जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर की पोस्ट हो गई, इनकी जो पोस्टिंग होती है वो सिर्फ पोर्ट्स पे होती है। ठीक है, जैसे चेन्नई कस्टम्स जोन में, यहाँ पे आपका ये जोन है डिफरेंट डिफरेंट, जो गोवा में पोस्टिंग होगी, कोलकाता में, जहाँ पे भी आपके सी पोर्ट्स होंगे वहाँ पे इनकी पोस्टिंग रहती है। तो आप पीए चूज कर सकते हो अगर इन एरिया के आसपास रहते हो। अब ये सारी पोस्ट है हमारे पास जिनकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी, तो जो मैंने बताया लगभग वो ये एस वन आई भी यहाँ पे डाला गया है मेनली, वहाँ से हटा दिया मैंने। ठीक है, इनकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया रहेगी, कुछ में मेरिट मांगी जाएगी आपसे, आप बता दो कहाँ पे पोस्टिंग लेना चाहते हो, कुछ में नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे इसमें पूछा जाता है सीबीडीटी, सीबीआईसी, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, डिविजनल अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इन सब में पूछा जाता है कि आपकी पोस्टिंग क्या होगी। बाकी में कुछ में पूछा जाता है, कुछ में नहीं पूछा जाता। जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर में पूछा जाएगा पोस्टिंग कहाँ पे चाहिए आपको। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आईसीटी बैन है सीबीडीटी और सीबीआईसी में, तो लोकेशन बहुत ध्यान से भरें, जहाँ पोस्टिंग मिल गई वहीं आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, जब तक रूल्स में कोई चेंजेस नहीं आते। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत दम लगा के मेहनत करो। देखो होगा क्या, अगर आप सिलेक्शन भी ले लेते हो तो उसके बाद भी मंजिल खत्म नहीं हुई, फिर आप अगले साल पेपर दोगे, फिर अपनी बेस्ट पोस्ट तक पहुंचने की तैयारी करोगे, फिर पेपर दोगे। देखो सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए, मिनिमम टारगेट है जॉब लेना। सेकंड टारगेट है हमारा, ठीक है, जॉब के साथ साथ ड्रीम जॉब तक पहुंचना। और अगर मैं बात करता हूँ ड्रीम जॉब प्लस ड्रीम लोकेशन, यहाँ हमारी एसएससी सीजीएल की जर्नी खत्म होती है। जब आपको ड्रीम जॉब और ड्रीम लोकेशन मिल जाए तो आपकी जर्नी हो जाती है खत्म। ठीक है, उससे पहले आपका टारगेट है सिर्फ जॉब लेना। ठीक है, जॉब लेने के लिए सीजीएल 2020 में बहुत कम वैकेंसीज हैं, सिर्फ 7000 कुछ वैकेंसीज हैं। और अगर मैं बात करूँ तो आपको टॉप 7000 लोगों में आना पड़ेगा, अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो थोड़ी और मेहनत लगेगी, राइट। और ड्रीम जॉब और ड्रीम लोकेशन तक पहुंचने की मेहनत बहुत ज़्यादा है। आपको टॉप 100,000 में तो आना ही पड़ेगा, एआई टॉप 1000 में तो लानी ही पड़ेगी। लेकिन इसके बाद भी जरूरी नहीं है, मान लो आपकी ड्रीम लोकेशन है दिल्ली और ड्रीम पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो आपको क्या लाना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी, तो कम से कम कोशिश करनी है ऑल इंडिया रैंक 20 के अंदर अपनी रैंक रखें, तभी चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है। तो पढ़ाई कितनी भी करो ये कम नहीं पड़ेगा आपको, अगर ड्रीम जॉब ड्रीम लोकेशन तक पहुंचना है, मन लगा के पढ़ते चले जाओ बस आंख बंद करके, राइट। सो इसके लिए आप अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगाओ। ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो तो ऑफलाइन करते रहो, जिन टीचर से पढ़ रहे हो मन लगा कर उन पर भरोसा करो, अच्छे से पढ़ो। कोशिश करो उन टीचर्स के कॉन्टैक्ट में जरूर रहो जिन्होंने खुद सिलेक्शन लिया है, जिससे कि आपको सही गाइडेंस मिलती रहे, आप रास्ते से भटको नहीं। और अपनी कंपनी उन लोगों की बनाओ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या फिर जिनके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, जो पॉजिटिव हैं चीज़ों को लेकर, जो अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, खाली लोगों की कंपनी में मत रहो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसी कंपनी होती है हमारा ऊपर भी वैसे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों की तैयारी के लिए अनअकैडमी से बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस मैं यहाँ पे अनअकैडमी पे लेके आता रहता हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे भी होती हैं, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे भी होती हैं। हर ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे को मैं फ्री मॉक्स आपको वहाँ पे करा रहा होता हूँ, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर की या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मॉक टेस्ट भी फ्री में आते रहते हैं, सेक्शनल मॉक्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, तो वो सब आप देख सकते हो। ठीक है, और पूरी तैयारी अनअकैडमी से करना चाहते हो, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे कोर्सेज देखना चाहते हो, तो आप आरबी10 रेफरल कोड यूज करो,
सारे प्लान्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं अभी जो मेरा 2 जून से बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें रिवीजन कोर्स है छोटा सा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन का, उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है, थोड़ा सी रिवीजन कर हो जाए एक बार अच्छे से वो। ठीक है, अभी तो सीजीएल पोस्टपोन हो गया, पहले सीजीएल टाइमली होना था तो उस हिसाब से ये कोर्स रखा गया था, बट आप सभी लोग एनरोल करके तैयारी इसमें पढ़ सकते हैं। ये प्लस मेंबर्स के लिए जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है अकेडमी प्लस का। बाकी जो मेरे कोर्स चल रहे हैं, 16 जून से एक नया कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें बिल्कुल बेसिक से ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स होगा। मेरे साथ साथ आप अनअकैडमी के सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, ये सारे एजुकेटर्स हैं, इनके सारे के सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लान में मिलेंगे आपको। आर्बिटन रेफरल कोड सिर्फ यूज करना है। हर वेडनेसडे नए बैचेस लॉन्च होते हैं, तो इन सभी बैचेस की भी मदद से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। 70+ एजुकेटर एसएससी कैटेगरी में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रेफरल कोड आर्बिटन यूज करना है। अगर प्राइसेस भी देखोगे आप, जैसे रेफरल कोड आर्बिटन लगाओगे तो प्राइसेस कुछ इस तरह से पड़ेंगे। अगर आप 12 महीने वाला प्लान लेते हो तो 448 रुपये पर महीना, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से भी कम है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो डेफिनेटली आप बिल्कुल ले सकते हो। उसके बाद कुछ क्रेडिट्स होंगे और रिडीम करोगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। बाकी ये है, देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो। आपको लगता है खुद तैयारी कर लोगे, खुद कर लो। आपको लगता है यूट्यूब वीडियोज की मदद से तैयारी कर सकता हूँ, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हर तरीके से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ कमी रह रही है, आपको कंटेंट सही नहीं मिल पा रहा, आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो बेस्ट एजुकेटर्स अकेडमी में मिल जाएंगे, उनकी सारी पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। तो आप अनअकैडमी से जरूर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जब आप जॉब ले रहे होगे, देखो बहुत महंगे प्लान्स नहीं है। जब हम बचपन में स्कूलिंग करते थे तो बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे। अभी के टाइम क्या है, आपने सिलेक्शन लिया, जब सिलेक्शन लोगे तो आपकी 2 दिन की सैलरी, ठीक है, 1 महीने की नहीं कह रहा, 2 महीने की नहीं, 2 दिन की सैलरी में इसके सब्सक्रिप्शन के चार्जेस निकल जाएंगे। आप फोन भी यूज करते हो, फोन भी इससे महंगा होगा आपके पास। ठीक है, इसमें आपको पूरी तैयारी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जा रही है, तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके। मेरे सारे कोर्सेज, बाकी एजुकेटर सारे कोर्सेज आपको एक ही प्लान में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यहीं बता लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।